नमस्कार। सायर एंड बिगनी के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब भली भांति जानते हैं कि 5 अगस्त को जो एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर के मद्देनजर लिया गया, जिसके कारण रियासत जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की घोषणा की गई और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और इसके अलावा लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया और इसके साथ साथ आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया। यूं तो रियासत जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद केंद्र का यह प्रयास है कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर ली जा सके और इस दिशा में काफी प्रयास लगातार केंद्र सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि केंद्र की तरफ से लगभग जो कई केंद्रीय कानून हैं अब रियासत जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो सकेंगे, जो आर्टिकल 370 के कारण रियासत जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे। और ऐसे में शिक्षा के प्रचार की अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर बात करें और राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि शिक्षा के साथ देश का भविष्य जुड़ता नजर आता है। और ऐसे में केंद्र का राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अब रियासत जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होगा। कितना फायदा रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल पाएगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील श्री अनिल बिलोरिया जी। अनिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, जिस तरह मैंने कहा कि कई कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे, लगभग 100 के आसपास केंद्रीय कानून रियासत जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होंगे, कई जो स्टेट के कानून है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे में राइट टू एजुकेशन या फिर शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर जो केंद्रीय कानून है, क्या उसका प्रावधान रहेगा और उसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अगर हम साल 2002 की बात करें तो उससे पहले जो राइट टू एजुकेशन था, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 में, उसमें काफ़ी सारे राइट्स दिए गए सिटीजन को। एक और हमारी जो स्टेट, जो इंडियन स्टेट थी, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज थी। अब ये जो राइट टू एजुकेशन था, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में आता है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये होती है कि जो भी स्टेट होगी एक वेलफेयर स्टेट है और उसने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना है, तो उसमें ये मैंडेटरी नहीं होता, इट्स ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको करे। बट डायरेक्टर प्रिंसिपल की नेचर ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट हमेशा वेलफेयर ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने जो उसके पास फंड्स हैं, सोर्सेज हैं, इकोनॉमी है, सारी स्टेट उसको देख के उसको मद्देनजर रखते हुए इन चीजों का वो कर सकते हैं। तो ये जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी था, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो राइट टू एजुकेशन था, क्योंकि आप अगर एक सिटीजन को देखें, एक जब बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, तो वो एक नेशन का एक वो रिसोर्स है, एग्जैक्टली, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो अब वो ह्यूमन रिसोर्स नेशन को क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि जब हम एक एज ए सिटीजन की बात करते हैं, तो सिटीजन जो है वो एक एसेट है नेशन का। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो नेशन की तरक्की होगी। और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इज यू कैन से द रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द सिटीजंस, और यही सिटीजंस होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को राइट देता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। राइट टू फ्रीडम है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, राइट टू बिजनेस है, तो बड़े सारे राइट्स दिए हुए हैं। बट जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जो एजुकेशन जो था, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस टाइम जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम आजाद हो जाएं, हमें फ्रीडम मिले। तो वो जब हमने गोल अचीव कर लिया तो एजुकेशन उस टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो जब जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, 2 years and 11 month and 19 days लगे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा गया। और एजुकेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में इसलिए रखा गया था क्योंकि जैसे मैंने भी पहले बोला कि हमने अपने फंड्स देखने हैं, रिसोर्सेज देखने हैं, उसको मद्देनजर रखते ही हम कर सकते हैं। तो एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो एजुकेशन है, एजुकेशन का जो बड़ा ही बेनिफिट होता है कि जिससे हमारा रिसोर्स जो है, हमारा रिसोर्स एक अच्छा तैयार हो। तो जब ये अब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं कि जब और जो लॉ होता है, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होती है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक यूनिक्रिएशन की बड़ी फेमस जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि जो ये राइट टू एजुकेशन है,
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और उसमें काफी सारी डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को कि डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी तो है, बट क्या स्टेट अपनी उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या वो भूल जाएगी? तो वो एक जजमेंट, एक आप कह सकते हैं एक माइलस्टोन थी इंडियन लीगल हिस्ट्री में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया और वो प्रोसेस जो था अल्टीमेटली 2009 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। और वो जो एक्ट था वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे था और उसका बेनिफिट सारी स्टेट्स को मिला। तो अगर उसके कंपैरिजन में हम देखें तो हमारी जो स्टेट थी, चूंकि हमारी स्टेट में वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता था ड्यू टू आर्टिकल 370। अनिल जी, एक चीज जिस तरह आपने कहा कि पहले 2002 से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑब्लिगेटरी नहीं था, लेकिन फंडामेंटल राइट बनने के बाद संविधान में कहीं ना कहीं इसमें तरमीम की होगी, उसके बारे में जानना चाहेंगे किस एक्ट के तहत इसको या फिर किस अमेंडमेंट के तहत इसको इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे देखिए, इसमें जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 21 को उन्होंने अमेंड किया। उसमें आर्टिकल 21 ने इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि राइट टू एजुकेशन को उन्होंने एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो राइट जो था ये सारी स्टेट्स को एप्लीकेबल था, बट जम्मू कश्मीर स्टेट को एप्लीकेबल नहीं था। एप्लीकेबल हो सकता था। उसमें एक क्या है कि जब आर्टिकल 370 इम्प्लांट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाई एनी प्रोसेस, तो उसमें क्या है कि प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर को पास करना पड़ता है। 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ कि जो भी अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी वो तब तक एप्लीकेबल नहीं हो सकती जब तक कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अपना स्टेट को इनकॉर्पोरेट किया जाए, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की असेंट का होना बड़ा नेसेसरी था। और हमारी जो स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिक्स थी या यहाँ पे जो एक आप कह सकते हो विजन, एजुकेशन विजन जो इतना ब्रॉड नहीं था, मतलब लोग अवेयर ही नहीं थे। हम जब एक कानून पास होता है, जब इंडियन पार्लियामेंट कानून पास करती है, तो वो एक विजडम है काफी सारे लोगों की जो कि ऑल इंडिया लेवल पे बैठ के बनाते हैं। और उसके कंपैरिजन अगर हम स्टेट को देखें तो स्टेट की विजडम इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनका इतना विजन नहीं है। और ऑल इंडिया लेवल पे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रोसेसेस होती हैं कि जिसका इम्पैक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से जिस तरह आपने कहा कि फंडामेंटल राइट्स 2009 में पूरे भारतवर्ष में इंप्लीमेंट किया गया, एक्सेप्ट रियासत जम्मू कश्मीर को छोड़ के, तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिफोर 370 क्या पोजीशन थी अगर हम एजुकेशन के एक्ट की अगर बात करें? देखिए, अपना स्टेट लेजिस्लेचर जो J&K की थी, इसने 1975 में एक एजुकेशन एक्ट इन्होंने मतलब इनकॉर्पोरेट किया, जिसमें इन्होंने एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, J&K बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया। इसमें डायरेक्टर्स का प्रोविजन था और इसमें एक पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके रिगार्डिंग एक एक्ट पास हुआ था। बट अगर हम बात कर रहे हैं जिस एक्ट 2009 की, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1984 में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया था जो उसका टाइटल भी सेम ही था, राइट टू, दैट इज स्कूल एजुकेशन एक्ट था। उसके अंदर प्रोविजन था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8, और उसमें 6 to 14 ईयर्स की एज रखी थी, जो कि हमारे सेंट्रल एक्ट में है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्ट पास हुआ, इसको गवर्नर की एसेंट नहीं मिली, यानी कि ये एक्ट एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद 2002 में स्टेट असेंबली ने एक एक्ट फिर से पास किया जो स्कूल बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2002 था। उसमें उन्होंने क्या किया, वो जो प्रोविजंस थे जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन था, उनको उन्होंने फिर से इनकॉर्पोरेट किया, और जो 1984 का एक्ट था उसको उन्होंने रिपील किया था, जो कि इंप्लीमेंट हो नहीं पाया था। अब इस एक्ट को, अगर सेंटर के एक्ट को देखें तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें सारे प्रोविजन जो सेंटर के वो भी हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर हम उसके आर्किटेक्चर को देखें, सेंट्रल एक्ट को देखें, तो उसको पढ़कर ऐसे लगता है कि जैसे काफी रिसर्च हुई है, काफी विजन था, काफी सोचा गया था, काफी समझा गया था, लोगों की प्रॉब्लम्स को उसमें पूरा नोटिस लिया गया। जैसे कि उसमें वीकर सेक्शंस के लिए उन्होंने प्रोविजन रखा, 25% जो है वीकर जो सोसाइटी के बच्चे होंगे प्राइवेट स्कूल में, उनको प्रोविजन रखना है, उनके लिए उन्होंने एंट्री रखनी है। दूसरा, एक प्रैक्टिस आपने देखी होगी कि जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल में डालना है तो उसमें वो कैपिटेशन फीस या एडमिशन फीस वो इतनी ज्यादा लेते हैं। तो उस एक्ट में उन्होंने कहा कि जहां पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात आती है, अब एलिमेंट्री एजुकेशन को उन्होंने डिफाइन किया एक्ट में, उन्होंने कहा जी 1st क्लास से लेके 8th तक जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन मानी जाएगी। यानी कि उस एक्ट की अगर हम देखें सीरियसनेस जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की थी वो ये थी कि एक बच्चा जो है उसके पास रिसोर्सेज हैं नहीं है, डजंट मैटर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड, उसमें वर्ड है एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट द एजुकेशन। और कंपलसरी मीन्स एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे डाली हुई है कि अगर वो बच्चे को नहीं भेजते हैं
तो उसमें उन्होंने एक प्रोसीजर प्रोसाइड किया है कि जैसे कि अगर हम अपने स्टेट एक्ट की बात करें 2002 में, ब्लॉक लेवल की उन्होंने एक एजुकेशन कमेटी बनानी है। वो कमेटी देखेगी कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, और उसमें फिर वो क्या करेगी, वो उसके पेरेंट को एक वार्निंग देगी कि भाई अपने बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो। और अगर उसके बाद वो बच्चे को नहीं भेजते हैं, प्रोविजन है कि वो कंप्लेंट करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास वो कंप्लेंट करेंगे, खुद कर सकते हैं या किसी अपने मेंबर को ऑथराइज कर सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नोटिस इशू करेगा बच्चे के पेरेंट्स को और उसको बुलाएगा, और अगर साबित होता है कि उसने नहीं भेजा बच्चे को, तो उसमें 200 रुपीज का उस पर फाइन रखा है कि आप, हालांकि ये अमाउंट बड़ा कम है, बट उन्होंने कहा फर्स्ट इंस्टांस में, और अगर उसके बाद वो फिर से नहीं भेजता है, हर एक पेनल्टी के लिए, ऑफेंस के लिए 500 का रखा है। तो यानी कि हम अगर देखें कि एक्ट का जो मतलब इंटेंशन है वो ये है कि हर बच्चे को राइट मिलना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे तो हैं जो कल को जाके हमारा एसेट बनेंगे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। और अगर हम दूसरी बात देखें, जो प्रेजेंट डे है, आजकल डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है, कंप्यूटराइजेशन की बात चल रही है, और गवर्नमेंट बड़ी सारी स्कीम्स बनाती है, वेलफेयर स्कीम बनाती है। वो स्कीम्स का बेनिफिट आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता है? बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, दे हैव नॉट द एलिमेंट्री एजुकेशन। सो इस एक्ट में अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें पैसा लगा रही है, फंड्स लगा रही है, इंटेंशन लगा रही है, उसका पर्पस ये है कि अगर हमारा आम नागरिक जो है, अगर वो पढ़ा लिखा हो जाए, उसको बेसिक एजुकेशन मिल जाए, तो वो बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको वो बड़े आराम से समझ सकता है और अपने राइट्स को लेकर वो अवेयर हो सकता है। अनिल जी, बिल्कुल संक्षेप में जिस तरह आपने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फोकस है रियासत जम्मू कश्मीर के एक नए बदलाव के लिए, क्या आपको लगता है कि एक नए सूरज की उदय, एक नई किरण जागेगी, खासकर अगर हम जो बच्चे हैं उनको भविष्य को अगर हम संवार पाएं? देखिए जी, ये तो एक बड़ा ही अभी मतलब चीज जो है वोलाटाइल है। अभी इसका जो बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि होपफुल है, क्योंकि इस एक्ट के आने से और बड़े सारे और वेलफेयर एक्ट्स आ रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का जो भविष्य हो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और वी आर वेरी होपफुल। अनिल जी, एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा चलते चलते, क्या आपको लगता है कि बेशक ये आपके सवाल आपको पता नहीं करता, लेकिन क्या एक पॉलिटिकल विल की कमी नजर आई जो राइट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एक प्रयास किया गया था लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में इसको इंप्लीमेंट करने का, क्या एक पॉलिटिकल विल की कमी थी? देखिए जी, पॉलिटिकल मैं तो कहूंगा विल ही नहीं थी। यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, जो मतलब जो हमारी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूंगा, मैं एक कॉमर्स के टीचर को जानता हूँ, मिस्टर सुकेश खजूरिया। वो काफी देर से लड़ रहे हैं कि भाई जो आप कॉमर्स का आपने सिलेबस रखा है J&K स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, ये आउटडेटेड हो गया है, सेंटर में चेंज हो गया, एंड इट इज फाइटिंग फॉर द लास्ट 2 years एंड नो बॉडी इज हियरिंग टू हिम। तो विल की बात करें, यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इसको करना क्या है। तो इसलिए सेंटर का जो ये मूव है, इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। एटलीस्ट वो दे विल बी इन द कमांडिंग पोजीशन एंड दे कैन डिसाइड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द J&K, जो अदरवाइज काफी पीछे थे। और जो पसमानदा तबके की आपने बात की, 25% आरक्षण अनएडेड और एडेड प्राइवेट स्कूल्स में उनको मिलेगा, उनके बच्चों को एक नया भविष्य मिलेगा। बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ा मैं कहूंगा क्रांतिकारी स्टेप होगा एक जम्मू कश्मीर, अगर पूरी तरह इंप्लीमेंट किया अगर पूरी तरह इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। अनिल जी, एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एक्सप्लॉयटेशन खासकर डिग्री कॉलेज या अच्छे कॉलेजेस में होती है, क्या उस एक्सप्लॉयटेशन की भी एक कमी नजर आएगी जब अगर केंद्रीय कानून यहां पर इंप्लीमेंट होगा? देखिए, ये जो अब ये वाला जो एक्ट है, ये एक्ट कॉलेजेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी एलिमेंट्री एजुकेशन इसका सिर्फ 1 to 8 तक है। उसके लिए हमें बाकी लॉज भी काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन तो होगा। अनिल जी, आप हमारे साथ शहर के संघ में वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। शहर के आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक नया अंक लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।